रूस यूक्रेन युद्ध का आज 23वां दिन है। लगातार यूक्रेन पर रूस की सेना का हमला जारी है। लवीव एयरपोर्ट पर बताया जा रहा है कि लगातार 3 धमाकों से यह एयरपोर्ट दहल गया। लवीव के मेयर का कहना है कि एयर स्ट्राइक में लवीव एयरपोर्ट की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है। तो इस वक्त आपको बता दें आज 23वां दिन है, लेकिन 23वें दिन भी लगातार हमला जो है वो जारी है। अलग अलग शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। लवीव वो शहर जो यूक्रेन का यह माना जाता है कि 5 प्रमुख शहरों के बाद वाला शहर है। यहां पर शुरुआती दौर में शांति थी, लेकिन अब जैसे जैसे जंग का समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे धमाकों की गूंज जो है वो यहां पर और ज्यादा तेज होती जा रही है। इस धमाके में यहां पर एयरपोर्ट की जो इमारत है वो तबाह हो गई है और एक के बाद एक 3 धमाके जो हैं वो यहां पर देखने को मिले हैं। राजेश पवार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, आपको बता दें कि आर्मी के वेटरन हैं और फौज की तकनीक को समझते हैं, युद्ध को समझते हैं। डे 1 से आज तक के लिए वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। राजेश, जरा ये बताइए कि जो ये लवीव एयरपोर्ट पर धमाके की खबर आ रही है, ये इसको लेकर क्या अपडेट आपके पास है, कितनी ज्यादा इंटेंस है, और 23वें दिन जब युद्ध के हम बैठे हैं तो यहां से क्या अपडेट आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इसके बाद मैं बता दूं, अभी यहाँ पे जो लवीव में हमला हुआ ये एयरपोर्ट के पास में हुआ है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन अब तक वेरीफाई नहीं की है। जो मेयर का बयान आया है उसमें भी उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दी है कहाँ ये हमला हुआ है। और जहां तक इस हमले का सवाल है, देखिए मैं आपको बहुत पहले से कह रहा हूँ, पिछले 5-6 दिन से कह रहा हूँ, जो रूसी स्ट्रेटेजी है इस वक्त, जो रूसी रणनीति है इस वक्त, वो ये है कि आप पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में अपना ग्राउंड ऑफेंसिव यानी जमीनी हरकत जारी रखें और वहां पे ज्यादा से ज्यादा भूभाग, ज्यादा से ज्यादा इलाके, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू टारगेट पे कब्जा करें, उसको कंसोलिडेट करें। अपनी जो पोजीशन है वहां पे, जो आपने हमला करके इलाका जीता है, उसको अपना वहां अपने डिफेंसेस पुख्ता करें और धीरे धीरे निपुण की तरफ बढ़ते रहें। इसके साथ साथ जो उनकी रणनीति रही है वो है यूक्रेन पे प्रेशर बनाने के लिए जो पश्चिमी इलाके हैं, लवीव उनमें से एक है, इवानो फ्रांको है। यहाँ हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में, ये पहला हमला नहीं है। 3-4 दिन पहले एक ट्रेनिंग सेंटर जो पोलैंड की सीमा से सिर्फ 16 मील दूर था, वहां एक मिसाइल अटैक हुआ था जिसमें यूक्रेन ने बोला था कि 35 सिविलियन मरे हैं, जबकि रूस ने क्लेम किया था कि 180 फॉरेन फाइटर्स को वहां मार गिराया गया है इस हवाई हमले में। तो वो एक लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट था। इसी प्रकार जो एयरपोर्ट्स हैं उनका इस्तेमाल हवाई जहाजों के लिए इस्तेमाल हो सकता है लड़ाई के दौरान। तो एयरपोर्ट या उसके आसपास जितनी स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, डेपोज हैं, स्टोरेज हाउसेज हैं, वो सब एक लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट हैं। और मेरा मानना है कि ये हमला जो हुआ है, जो सुनने में आ रही है थोड़ी बहुत खबर जिससे मैं अंदाजा लगा रहा हूं, वो ये है कि ये एयरपोर्ट के ऊपर नहीं हुआ, एयरपोर्ट के आसपास किसी स्टोरेज फैसिलिटी या मेंटेनेंस फैसिलिटी पे हुआ है, ऐसा सुनने में आ रहा है। बट अभी तक कितनी इसमें कैजुअलिटीज हुई हैं और एग्जैक्ट लोकेशन का क्या है, इसके बारे में कोई खबर नहीं मिली है। नहीं, लेकिन राजेश, एक सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि लवीव वो इलाका है जहां पर बड़ी संख्या में लोग रह रहे थे, पोलैंड जाने वाले लोग भी यहां पर थे। ऐसे में इस शहर को निशाना बनाना, जिसे शुरुआत में छोड़ दिया गया था, क्योंकि बार बार आरोप लग रहे हैं कि रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। आज एक एक्ट्रेस के मारे जाने की खबर भी सामने आई। देखिए, तो बिल्कुल इसमें एक जो जिनेवा कन्वेंशन है, जो लड़ाई के रूल तय करता है कि लड़ाई के अंदर आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, उसमें वो सब जिनेवा कन्वेंशन के अंदर वो सारे रूल नियमबद्ध हैं। इसी प्रकार से ये सब इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का हिस्सा है, जिसके अनुसार आप लड़ाई के दौरान, युद्ध के दौरान सिविलियंस की रोजी रोटी कमाने के जरिए को और जो चीजें प्योरली सिविलियंस के यूज की हैं उनको आप टारगेट नहीं कर सकते। वो अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और उसको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की श्रेणी में डाला गया है। देखिए, हमने यहाँ काफी अभी सिविलियन एरियाज पे हमले देखे हैं, स्पेशली कीव में, जिसमें रिपोर्ट किया था 2 पूरे रेजिडेंशियल ब्लॉक्स उड़ा दिए गए थे यहाँ पे 2 अलग अलग इलाकों में, कीव सिटी के अंदर। इसी प्रकार खार्किव से बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं और सुमी से भी, कि वहां बहुत से सिविलियन एरियाज को टारगेट किया गया है। अभी मरियापोल में जो थिएटर पे हमला हुआ है वो भी अपने आप में पूरा एक सिविलियन एरिया था। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं इस युद्ध में अभी रूस की तरफ से पिछले कुछ दिनों से जो ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, जो ये प्रोहिबिट करता है, इस चीज को बिल्कुल मना करता है कि आप सिविलियंस के एरिया टारगेट नहीं कर सकते, उनको टारगेट किया गया है। शिवांकर, नहीं तो क्या राजेश, इसका मतलब यह है कि जो शुरुआत में रूस एहतियात बरत रहा था वो एहतियात खत्म हो गया है, या ये फ्रस्ट्रेशन है, या जो कीव पर कब्जा ना कर पाने की कसक है वो निकल कर आ रही है? क्योंकि अब खबरें और या वीडियोस लगातार ऐसे आ रहे हैं जहां पर सिविलियन कैजुअलिटीज बढ़ गई है। तो इसकी वजह क्या मान रहे हैं आप? क्योंकि इससे शुरुआत में रूस ने बचने की कोशिश की थी इससे पर। बिल्कुल शिवांकर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप।
देखिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सिविलियन एरियाज पे हमले अभी बढ़े हैं कंपेयर टू अर्लियर डेज। वॉर ये युद्ध के शुरुआती दिनों के मुकाबले ऐसा लग रहा है अभी सिविलियन टारगेट से हमला थोड़ा तेज हुआ है। ये कई बार कोलेटरल डैमेज हो सकता है, जो हथियार है उनके प्रिसिशन में गड़बड़ की वजह से हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जो सिविलियन एरियाज हैं, जैसा रूस बार बार बोलता आ रहा है कि उसमें कुछ मिलिशिया या मिलिट्री के लोगों को रखा गया है, उनको हाउस किया गया है वहां पे, वहां कुछ हो सकता है उन्होंने मिलिट्री इक्विपमेंट प्लेस किए हो। ये भी जो है एक इल्जाम रूस ने लगाया है, तो उसकी संभावना भी है। क्योंकि देखिए इस वॉर में मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, ये हाइब्रिड वॉरफेयर है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट वॉर का वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। और यूक्रेन की लगातार ये कोशिश हो रही है कि किसी तरह से वो जो भावनाएं हैं, खासकर पश्चिमी देशों की पब्लिक ओपिनियन को किसी तरह से अपने फेवर में कर सके। बच्चों का जिक्र करके कि कितने बच्चे मरे हैं इस युद्ध में, कितने लोग हताहत हुए हैं, कैसे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियन बिल्डिंग्स को डैमेज किया गया है, और इस तरह के वीडियोस और फोटोज उनमें से काफी सारे जो टेम्पर्ड हैं उनको सर्कुलेट करके एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट की जाए। सो इस युद्ध में अगर हम देखें तो दोनों तरफ से ये सब हो रहा है, लेकिन हाँ जो जमीन पे देखने को मिला है कुछ बढ़ोतरी जरूर हुई है सिविलियन इलाकों पे हमले की रूस के द्वारा। जी राजेश, क्योंकि आप 23वें दिन वहां मौजूद हैं और बार बार हम कह रहे हैं कि आप युद्ध को समझते भी हैं, आपने तस्वीरें भी दिखाई हैं, 23वें दिन कैसा दिख रहा है कीव? अगर आप संभव हो सके तो दिखाइए हमें, क्योंकि वहां की तस्वीर जो है वो यूक्रेन की तस्वीर मानी जाती है और यह माना जाता है कि यहां से ही पूरी कहानी डील हो रही है, यहां कब्जा हुआ तो पूरा यूक्रेन ढह जाएगा। शुभंकर, कीव यूक्रेन का दिल माना जाता है और मैं जो कीव का दिल है सेंटर उसमें हूं इस वक्त। ये आप देखिए ओटीबी बैंक है सामने, यहाँ का एक काफी बड़ा बैंक, लेकिन बिल्कुल सन्नाटा है, कहीं कोई आवाज नहीं है। आपको ऐसा लगता है जैसे आप ऐसे इलाके में हैं जहां कोई लोग रहते ही नहीं है, भूतहा शहर जैसा ऐसा एक एहसास होता है जैसे हम कहानी में पढ़ते थे। कोई नहीं है आसपास, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, इतना सब कुछ है, लेकिन इंसान नहीं है यहाँ पे। तो ये हालत है इस वक्त कीव की जो देखने में आ रही है, बिल्कुल सन्नाटा है। और मैं आपको बता दूं शुभांकर, पिछले 48 घंटे में कीव शहर के ऊपर अभी कोई भी किसी प्रकार का हवाई हमला या मिसाइल से हमला नहीं हुआ है 48 घंटे में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ युद्ध थम गया है। ये एक टैक्टिकल ब्रेक ली है रशियन फोर्सेस ने अपने स्टॉक्स को बीफ अप करने के लिए। अपनी जो उनकी जो एम्यूनिशन है, स्पेयर पार्ट्स हैं, जिसकी खबरें आ रही थी उनको कमी हो गई है, शायद वो खबरें सही थी, और उनको स्टॉक अप करने के लिए उन्होंने एक हल्का सा ये युद्ध में ढिलाव दिया है। और जैसे ही वो स्टॉकिंग कंप्लीट हो जाएगी दोबारा से हमले शुरू हो जाएंगे।